हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 8 के साइंस चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर हम आंसर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरियस पार्ट्स ऑफ अ सेल आर गिवन बिलो, राइट देम इन द एप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। देखो, सेल के जो 6 पार्ट दिए गए हैं वो है न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड न्यूक्लियोइड। ठीक है, और जो डायग्राम है वो ये है। अब डायग्राम को समझो। इसमें यहाँ पर केवल वो चीज फिल करनी है जो ये 6 पार्ट्स दिए गए हैं सेल के, इनमें से सिर्फ वो चीज फिल करनी है जो कि सिर्फ एनिमल सेल में होती है। ठीक है, यहाँ पर वो चीज फिल करनी है जो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, और यहाँ पर वो चीज फिल करनी है जो बैक्टीरियल सेल में होती है, एंड यहाँ पर वो चीज फिल करनी है जो इन तीनों में कॉमन होती है। ठीक है, तो अब यहाँ हम आंसर समझेंगे। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन समझने के बाद हम फर्स्ट आंसर इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले जो चीज तीनों सेल में कॉमन है, ठीक है, तीनों सेल मतलब प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल एंड एनिमल सेल, इन तीनों में क्या कॉमन है? इनमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है, इनमें साइटोप्लाज्म भी होता है। ठीक है, उसके बाद हम फिल करेंगे जो चीज सिर्फ प्लांट सेल में होती है। ठीक है, तो प्लांट सेल में जो 6 पार्ट दिए गए थे सेल के, उनमें से सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होती है। ठीक है, इसके बाद बैक्टीरियल सेल में देखो, बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड ना प्लांट सेल में होता है ना एनिमल सेल में होता है, ये सिर्फ बैक्टीरियल सेल में होता है। अब देखो, बाद में ये पूछा गया है कि वो चीज फिल करो जो सिर्फ एनिमल सेल में होती है। जो 6 पार्ट दिए गए थे सेल के, उनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ एनिमल सेल में होती हो। ठीक है, अब यहां पर देखो, जो न्यूक्लियस है वो एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में होता है। ठीक है, तो इसको हम मतलब न्यूक्लियस को हम यहाँ किसी चीज में फिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो ओनली लिखा गया है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है वो प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो, क्वेश्चन बहुत लंबा है, ठीक है, तो इसे ध्यान से समझना। आंसर छोटा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अब देखो, यहां पर आनंदी ने एक सेटअप लगाया है। उसने क्या किया है कि 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं, ठीक है, और उनको मार्क कर दिया है A एंड B। ठीक है, अब आनंदी ने दोनों टेस्ट ट्यूब में 1-1 चम्मच शुगर डाल दी है। ठीक है, उसके बाद आनंदी ने क्या किया, टेस्ट ट्यूब B में 1 चम्मच भर के यीस्ट डाल दी है। उसके बाद आनंदी ने क्या किया कि दोनों टेस्ट ट्यूब के मुंह पर, ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब के माउथ पर गुब्बारे लगा दिए हैं। ठीक है, अब और फिर क्या किया, आनंदी ने दोनों टेस्ट ट्यूब को वार्म प्लेस पे रख दिया। ठीक है, अब यहां आगे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 3 से 4 घंटे बाद, ठीक है, 3 से 4 घंटे बाद आप क्या प्रिडिक्ट करते हो कि मतलब टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ है। आनंदी ने ऑब्जर्व किया कि जो बलून टेस्ट ट्यूब पे लगाए थे वो इन्फ्लेटेड हो गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये पूछा गया है कि इसकी बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या होगी। आगे और भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको ध्यान से समझो आप। अब देखो, क्वेश्चन में आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आनंदी ने एक सेटअप बनाया, मतलब 2 टेस्ट ट्यूब से सेटअप बनाया। ठीक है, उसके रिगार्डिंग फिर आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि टेस्ट ट्यूब बी में वाटर इवेपोरेट हुआ। ठीक है, वाटर इवेपोरेट हुआ, वाटर वेपर बने, जिसकी वजह से बलून जो है वो फूल गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये कहता है कि टेस्ट ट्यूब बी में वार्म एटमॉस्फेयर की वजह से एयर एक्सपेंड हुई और बलून फूल गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ये कहता है कि टेस्ट ट्यूब बी में जो यीस्ट थी, यीस्ट ने गैस प्रोड्यूस की और ये गैस बलून में भर गई। ठीक है, जिसकी वजह से बलून फूल गया। फोर्थ ऑप्शन ये कहता है कि टेस्ट ट्यूब बी में जो शुगर थी वो रिएक्ट करती है वार्म एयर के साथ, ठीक है, और गैस प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से बलून फूल जाता है। अब हमें पता है कि आनंदी ने जो सेटअप लगाया था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया था, उसमें से करेक्ट आंसर कौन सा चूज करना है हमें। ठीक है, तो यहां पर सही है ऑप्शन सी, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बी में यीस्ट डाली गई थी, पहले शुगर डाली गई थी, फिर यीस्ट डाली गई थी। 3 से 4 घंटे बाद देखा कि जो बलून था वो फूल गया था। एक्चुअल में हुआ ये, जो यीस्ट है वो शुगर के साथ रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बलून के अंदर
भर गई, जिसकी वजह से बलून फूल गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन इतना बड़ा था, क्वेश्चन समझने वाला था, लेकिन आंसर बहुत ही छोटा था। ठीक है, अब यहां पर देखो क्वेश्चन 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन 2 का ये सेकंड पार्ट भी है। अब देखो आनंदी आगे क्या पता करना चाहती थी। उसने क्या किया, उसने एक टेस्ट ट्यूब ली और उसको लाइम वाटर से फिल कर दिया। उसके बाद उसने टेस्ट ट्यूब बी, जो टेस्ट ट्यूब बी थी, उससे बलून को इस तरह से हटाया कि बलून में से एयर ना निकले। उसके बाद आनंदी ने क्या किया कि जो बलून था उसको लाइम वाटर वाली टेस्ट ट्यूब से अटैच कर दिया। ठीक है, उसके बाद लाइम वाटर वाली टेस्ट ट्यूब को उसने हिलाया। अब देखो ये पूछा गया है कि इस मतलब जो ये आनंदी ये जो चीज कर रही है उससे वो क्या पता करना चाहती थी। आंसर यहाँ पे ये है कि आनंदी ये पता लगाना चाहती थी कि बलून के अंदर जो गैस भरी थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी या फिर नहीं थी। ठीक है, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे कि उसे किस तरह से लाइम वाटर से ये चीज पता चली कि बलून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी या फिर नहीं थी। अब देखो इस आंसर की एक्सप्लेनेशन ये है कि लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास किया जाता है, ठीक है, तो जो लाइम वाटर है ना वो मिल्की वाइट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना वो लाइम वाटर को कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज कर देती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाता है कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या फिर नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन को इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी आपको, फिर आपको आंसर समझाऊंगी। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि एक फार्मर है, उसने अपनी फील्ड में वीट क्रॉप लगाई है। ठीक है, अब अच्छे यील्ड पाने के लिए फार्मर ने सॉइल के अंदर नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर ऐड कर दिया है। ठीक है, ऐसा क्यों? ताकि उसको अच्छी क्रॉप यील्ड मिल सके। ठीक है, अब देखो जो नेबरिंग फील्ड में फार्मर है, ठीक है, जो नेबरिंग फील्ड में फार्मर है उसने बीन क्रॉप लगाई है। ठीक है, उसने बीन क्रॉप लगाई है अपनी फील्ड में, लेकिन इस फार्मर ने नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर ऐड नहीं किया। ठीक है, अपनी फील्ड में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर ऐड नहीं किया। तो इसका क्या रीजन हो सकता है कि एक फार्मर ने नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर अपनी फील्ड में डाला है और दूसरे फार्मर ने नहीं डाला है, और दोनों की क्रॉप देखो अलग अलग है। जिसने डाला है मतलब जिसने नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर डाला है उसने वीट क्रॉप लगाई है, और जिसने नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर नहीं डाला उसने लगाई है बीन क्रॉप। अब इसके पीछे रीजन क्या है? अब देखो आंसर यहाँ पे ये है कि जो बीन क्रॉप फार्मर है, मतलब वो फार्मर जिसने बीन क्रॉप लगाई है, उसने नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर इसलिए नहीं डाला क्योंकि जो बीन है वो लेग्यूमिनस प्लांट होता है। ठीक है, अब देखो जो लेग्यूमिनस प्लांट होता है उनमें रूट नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, उनमें रूट नोड्यूल्स होते हैं जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, और जो ये बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। किस में फिक्स कर देता है? नाइट्रेट्स में। ठीक है, और ये जो पूरी प्रोसेस है ना राइजोबियम बैक्टीरिया की, वो सॉइल के अंदर होती है नेचुरली। ठीक है, अब देखो जो ये नाइट्रेट्स हैं ये नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह वर्क करता है। ठीक है, मतलब जो ये बीन्स हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं और इनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, मतलब इनकी रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि इन्हें नेचुरली नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर बना के देते हैं। ठीक है, अब देखो हमने ये तो पढ़ लिया था कि लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर क्यों नहीं ऐड किया फार्मर ने, लेकिन वीट में क्यों ऐड किया ये अब हम पढ़ेंगे। देखो जो वीट है वो लेग्यूमिनस प्लांट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वीट की रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्योंकि अब नाइट्रोजन तो चाहिए वीट को, इसके लिए जो फार्मर है उसने नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर वीट क्रॉप में ऐड किया। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि स्नेहल ने 2 गड्ढे यानी कि 2 पिट्स खोदे। ठीक है, पिट ए एंड पिट बी। अब उसने क्या किया, पिट ए के अंदर उसने फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स डाला और साथ में ड्राइड लीव्स डाल दी। ठीक है, अब स्नेहल ने क्या किया, पिट बी में सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स डाला है, कोई भी ड्राइड लीव्स नहीं डाली हैं। ठीक है,
अब उसके बाद स्नेहल ने दोनों पिट्स को, पिट ए एंड पिट बी को सॉइल से कवर कर दिया। सॉइल से कवर करने के बाद उसने 3 वीक्स बाद इन दोनों पिट्स को खोदा और क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, मतलब वो क्या ऑब्जर्व करना चाहती थी। अब हम पढ़ेंगे इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर। जो स्नेहल है वो कंपोस्टिंग की इफेक्टिवनेस को टेस्ट करना चाहती थी। ठीक है, पिट ए में उसने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स डाले थे, साथ में उसने ड्राइड लीव्स डाली थी। इन दोनों की वजह से, ठीक है, इनकी वजह से डिकम्पोजिशन के लिए जो प्रॉपर कार्बन एंड नाइट्रोजन बैलेंस चाहिए होता था वो मिला। ठीक है, और प्रॉपर डिकम्पोजिशन हुई। लेकिन पिट बी में स्नेहल ने सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स डाले थे, उसने ड्राइड लीव्स नहीं डाली थी, जिसकी वजह से कार्बन एंड नाइट्रोजन का बैलेंस बिल्कुल भी सही नहीं था और जो डिकम्पोजिशन थी वो बहुत स्लो थी और जो ये पील्स थी इनमें से स्मेल भी आ सकती है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि डिकम्पोजिशन के लिए कार्बन रिच एंड नाइट्रोजन रिच मटेरियल्स होने चाहिए। ठीक है, जिस भी चीज को डिकम्पोज करना है ना, तो वो चीजें ऐसी होनी चाहिए कि उनमें कार्बन रिच एंड नाइट्रोजन रिच मटेरियल हों। ठीक है, ताकि डिकम्पोजिशन के लिए इनका प्रॉपर बैलेंस मिले और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रॉपरली अपना वर्क करें और इन्हें इजिली डिकम्पोज कर सकें। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड इनसाइड योर गट। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि मैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह रहा है कि मैं किसी भी एनवायरमेंट में रह सकता हूं, यहां तक कि तुम्हारे गट के अंदर भी रह सकता हूं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो है बैक्टीरिया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह रहा है कि मैं ब्रेड एंड केक्स को सॉफ्ट एंड फ्लफी बना सकता हूं। बताओ मैं कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हूं। सही आंसर है यीस्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आई लिव इन द रूट्स ऑफ पल्स क्रॉप्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कह रहा है कि मैं पल्स क्रॉप्स की रूट्स में रहता हूं और उन्हें उनकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता हूं। बताओ मैं कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हूं। सही आंसर है राइजोबियम बैक्टीरिया। अभी हमने पढ़ा था कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो नोड्यूल्स होते हैं उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है उनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो जिसमें यह पता लग सके कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनकी ग्रोथ के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आंसर है 3 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं, स्लाइस ए, स्लाइस बी एंड स्लाइस सी। तो जो स्लाइस ए है उसको सिंक के पास रख दिया गया है, क्योंकि सिंक के पास कैसा एनवायरनमेंट होता है, वार्म एंड मॉइस्ट। ठीक है, क्योंकि मॉइस्ट प्लेस होता है, वहां पानी होता है। ठीक है, जो स्लाइस बी है उसको एक सील्ड कंटेनर के अंदर रख दिया गया है, मतलब बिल्कुल वहां एयर भी ना जा सके। ठीक है, स्लाइस सी है उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया गया। अब तीनों स्लाइस को 2 से 3 दिन बाद देखा गया। तो जब तीनों स्लाइस को देखा तो ये पाया गया कि जो स्लाइस ए है उस पे मैक्सिमम फंगल ग्रोथ है। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑप्टिमल टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एयर में अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। इसमें क्या है कि 2 ब्रेड स्लाइसेस लेनी है, एक ब्रेड स्लाइस को सिंक के पास रख देना है, दूसरी ब्रेड स्लाइस को रेफ्रिजरेटर में रख देना है। उसके 3 दिन बाद इनको कंपेयर करना है, मतलब दोनों ब्रेड स्लाइस को कंपेयर करना है और ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर ये है कि जो ब्रेड स्लाइस सिंक के पास रखी गई थी उस पर ग्रीन और ब्लैक पैचेस आ गए थे फंगस के। ठीक है, लेकिन जो स्लाइस रेफ्रिजरेटर में रखी गई थी या तो उसमें बिल्कुल भी फंगस की ग्रोथ नहीं होगी या फिर बहुत ही कम ग्रोथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 8th क्वेश्चन। देखो 8th क्वेश्चन में क्या है कि एक स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया कि जो कर्ड यानी कि जो दही काफी दिनों तक रखा रह जाता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सावर हो जाता है, बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है। तो आगे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसके 2 बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंटिन्यू ग्रो करते हैं, कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से जो कर्ड है वो सावर हो जाता है। ठीक है,
सेकेंड एक्सप्लेनेशन ये है कि जो वार्मर टेम्परेचर होता है ना, वार्मर टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरियल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, बैक्टीरियल एक्टिविटी स्पीड अप हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन होता है और जो कर्ड है वो सावर हो जाता है। ठीक है, ये दो बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है बैक्टीरियल एक्टिविटी की, मतलब जो कर्ड बैक्टीरिया है उसकी एक्टिविटी की। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में क्या है, ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं अभी साइड में डायग्राम लगा दूंगी एक्सपेरिमेंटल सेटअप का। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट हैपन्स टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए। फ्लास्क ए में जो शुगर सॉल्यूशन था उसमें क्या हुआ, देखो जो यीस्ट थी, यीस्ट ने शुगर को फर्मेंट किया। ठीक है, जिसकी वजह से वार्म सॉल्यूशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई, साथ में स्मॉल अमाउंट में अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स, व्हाट डू यू थिंक दिस हैपेंड। मतलब 4 घंटे बाद टेस्ट ट्यूब बी में आपने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि जो लाइम वाटर था टेस्ट ट्यूब बी में वो मिल्की हो गया। ठीक है, वो मिल्की हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी फ्लास्क ए में वो डिलीवरी ट्यूब से ट्रेवल करती हुई फ्लास्क बी में पहुंच गई। ठीक है, फ्लास्क बी में पहुंचने के बाद वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, लाइम वाटर के साथ रिएक्ट की, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट थी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, व्हाट वुड हैपन इफ यीस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर फ्लास्क ए में यीस्ट ऐड नहीं की गई तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि फर्मेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि यीस्ट ही है जो फर्मेंटेशन करती है शुगर की। जब यीस्ट नहीं होगी तो फर्मेंटेशन नहीं होगा, और जब फर्मेंटेशन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस नहीं होगी। और जो टेस्ट ट्यूब बी में वाटर था, मतलब जो टेस्ट ट्यूब बी में लाइम वाटर था वो क्लियर रहेगा। ठीक है, मतलब मिल्की नहीं होगा, वो क्लियर रहेगा, क्योंकि जो लाइम वाटर है वो किसकी वजह से मिल्की होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। और जब फ्लास्क ए में यीस्ट ही नहीं ऐड की जाएगी तो फर्मेंटेशन नहीं होगी, फर्मेंटेशन नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं होगी तो वो टेस्ट ट्यूब बी में लाइम वाटर को मिल्की नहीं करेगी। ठीक है, तो इसी पॉइंट के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है।